नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलने वाले हैं। एक सफर समय में पीछे, उस वैदिक युग में जो उस बुनियाद की तरह है जिस पर आज का हमारा विशाल और विविधताओं से भरा भारत खड़ा है। ये विश्लेषण दरअसल एक बदलाव की कहानी है कि कैसे एक घुमंतू कबीलों में रहने वाला समाज एक स्थायी सभ्यता की नींव रखता है। जरा इन सवालों की गहराई देखिए। ये सवाल ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से हैं और ये तब पूछे जा रहे थे जब दुनिया की कई दूसरी सभ्यताएं अभी शायद ठीक से सोचना भी शुरू नहीं कर पाई थी। तो बस यही वो दार्शनिक माहौल है जिसमें हम आज गोता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे काल को समझने के लिए इसे हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का था। ये वो दौर है जब ऋग्वेद लिखा गया। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच, जिसमें भारत ने एक बहुत बड़ा सामाजिक और वैचारिक बदलाव देखा। तो चलिए अपनी अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे उसी जमाने में उतरते हैं। देखते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और कैसे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले जीवन को छोड़कर एक स्थायी सभ्यता का निर्माण किया। यह एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआती वैदिक लोग जो थे वो सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों के इलाके में बसे थे। लेकिन फिर एक क्रांति हुई, लोहे की खोज। लोहे के औजारों ने उन्हें घने जंगलों को साफ करने की ताकत दी और वो गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ चले। और इस एक बदलाव ने, सच मानिए, सब कुछ बदल दिया। तो जब जमीन बदली तो जिंदगी कैसे बदली? चलिए अब रोजमर्रा की हकीकत में झांकते हैं और शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसे वो अपना घर कहते थे। पहले के घर कह सकते हैं अस्थायी थे, एक ऐसी जिंदगी के लिए बने थे जो हमेशा चलती रहती थी। लेकिन बाद में जो घर बने वो पक्के थे। और ये इस बात का सबूत है कि समाज अब एक जगह टिक रहा था, खेती कर रहा था और स्थायी गांव बसा रहा था। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का बदलाव नहीं था, ये पूरी जीवन शैली में आया एक भूचाल था। अच्छा, तो खाने की मेज पर क्या होता था? दूध, दही, घी, ये तो रोज की चीजें थीं। लेकिन अनाज में एक बड़ा फर्क आया। शुरुआत जौ से हुई और फिर जैसे जैसे खेती फैली, गेहूं और चावल भी थाली का हिस्सा बन गए। और हाँ, गाय को अघन्य कहा जाता था, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि गाय का दर्जा कितना ऊंचा था। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम और पूजा ही नहीं थी। लोग रथों की दौड़ और संगीत का भी मजा लेते थे। पासे का खेल यानी जुआ भी काफी लोकप्रिय था। ऋग्वेद में तो एक ऐसे जुआरी का जिक्र भी है जो अपना सब कुछ हार चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि वो लोग भी हमारी ही तरह इंसान थे, अपनी कमजोरियों और दुखों के साथ। तो जैसे जैसे जीवन एक जगह टिका, समाज और भी पेचीदा होता चला गया। चलिए अब देखते हैं कि सामाजिक ढांचे में किस तरह के बुनियादी बदलाव आए। ये एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि दूरगामी बदलाव था। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, मतलब उसमें लचीलापन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन पर आधारित हो गई, कठोर हो गई। और यहीं से उस सामाजिक ढांचे की नींव पड़ी जिसने भारतीय समाज पर सदियों तक अपना असर डाला। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है, और सच कहूं तो थोड़ी दुखद कहानी है। प्रारंभिक वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी ज्ञानी महिलाएं थीं। उन्हें पढ़ने, लिखने, सभाओं में अपनी बात रखने का और यहाँ तक कि यज्ञ करने का भी अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये सारे अधिकार छिनते गए और महिलाओं की दुनिया घर की 4 दीवारी में सिमट गई। चलिए अब उनके विश्वास की दुनिया में चलते हैं। ये सफर प्रकृति की पूजा से शुरू होकर गहरे दार्शनिक सवालों तक जाता है। यज्ञ वैदिक धर्म का केंद्र बिंदु था। ये आग जलाकर किए जाने वाले अनुष्ठान थे, देवताओं को खुश करने के लिए। शुरू में ये काफी सरल होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बहुत विशाल, खर्चीले और जटिल हो गए। जैसे अश्वमेध यज्ञ, ये समाज में बढ़ते कर्मकांड को साफ दिखाता है। देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। ऋग्वेद के जो सबसे ताकतवर देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, वो सब प्रकृति की शक्तियों से जुड़े थे। लेकिन बाद के दौर में प्रजापति यानी कि सृष्टि के निर्माता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ये दिखाता है कि सोच अब प्रकृति से हटकर सृष्टि के मूल सवालों की तरफ जा रही थी। ऋग्वेद का ये कथन बहुत कुछ कहता है। ये उस दौर में विवाह की पवित्रता और परिवार में एक पत्नी की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है। हालात ये थे कि पत्नी के बिना पति यज्ञ करने के योग्य भी नहीं माना जाता था। इससे उनके धार्मिक और घरेलू महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर उत्तर वैदिक काल के आखिर में आते हैं उपनिषद।
ये एक तरह से बढ़ते कर्मकांड के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। इनमें बड़े बड़े यज्ञों की आलोचना की गई और ब्रह्म को ही एकमात्र सच माना गया। मतलब पूजा अब बाहर से अंदर की ओर मुड़ गई, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की खोज की तरफ। तो हमारी ये यात्रा अब अपने अंत की ओर है। पर चलिए एक आखिरी बार सोचते हैं कि इस हजारों साल पुराने बदलाव का आज की दुनिया पर क्या असर है। तो एक नजर में हमने क्या देखा? एक घुमंतू जीवन से खेती की ओर का सफर, कबीलों से राज्यों का बनना, एक लचीले समाज से एक कठोर जाति व्यवस्था का उभरना और प्रकृति की पूजा से गहरे दर्शन तक की छलांग। वाकई एक अविश्वसनीय परिवर्तन। वैदिक युग सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कोई कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। आज भारत का समाज, यहाँ की भाषाएं, दर्शन, यहाँ तक के हमारे त्योहारों की जड़ें भी कहीं न कहीं उसी युग से जुड़ी हैं। ये वो समय था जब भारत ने अपनी पहचान गढ़नी शुरू की थी और उसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। सोचिएगा कि 3000 साल पहले जो फैसले लिए गए थे, समाज कैसा होगा, जीवन का असली मतलब क्या है, वो फैसले आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से चला रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।